नमस्कार, घर आंगन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम थर्ड जेंडर के विषय पर जन जागरूकता के लिए समर्पित है। दर्शकों, जैसे दिन और रात के बीच शाम या संध्या होती है, वैसे ही नारी और पुरुष के बीच एक और वर्ग है जिसे हम थर्ड जेंडर या तृतीय प्रकृति से संबोधित करते हैं। पिछली जनगणना में इनकी संख्या 5 लाख तक आंकी गई है। इनके अस्तित्व के बारे में हम जानते तो हैं, परंतु गहराई से पहचानते नहीं। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं एडवोकेट अमर गुरुबख्शाणी जी और हमारी खास मेहमान विद्या राजपूत जी, जो मितवा समिति की प्रेसिडेंट है और छत्तीसगढ़ स्टेट थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं अमर जी से यह पूछना चाहूँगी कि अभी ये थर्ड जेंडर के विषय में जो नई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, इसकी पहल कैसे और क्यों शुरू हुई? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की गई। ये जो समाज का एक उपेक्षित वर्ग है, जिसे हीन भावना से समाज देखा जाता है, इनके लिए भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय राधा कृष्णन जी ने और सिकरी साहब ने इन विषय को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और देश के समस्त राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए कि इन्हें थर्ड जेंडर की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए। इसके पूर्व में केवल जितने भी फॉर्म थे, पुरुष और महिला और अन्य इस टाइप के फॉर्म थे, इनके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं थी। इनके लिए स्वास्थ्य सुविधा, इनके लिए चिकित्सा सुविधा, इनके लिए आरक्षण की सुविधा, सारा उस जजमेंट में निर्धारण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए कि तत्काल उन्हें लागू किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे वर्तमान में यह कार्य राज्य सरकारें प्रारंभ कर चुकी हैं। विद्या जी, आपके जो नए अधिकार और योजनाएं सरकार ने और न्यायालय ने अभी दी हैं, क्या आपके समुदाय के सभी लोग इससे अपने अधिकारों से अवगत हैं या जागरूक हैं? 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद हमारे यहाँ राज्य सरकार में भी बहुत सारे थर्ड जेंडरों के लिए कार्यक्रम किए गए, जिसमें सबसे पहले सर्वे करवाया गया। और सर्वे करवाने के बाद जो आइडेंटिफाई निकल के आए हैं, जो कम्युनिटी बाहर निकल के आई है, उनको ये समझ में आ गया है कि हमें अब तीसरे जेंडर की मान्यता मिल गई है और कम्युनिटी के अंदर एक खुशी है कि हमें हमारी पहचान की गई है और हमारे लिए अब वेलफेयर स्कीम बन रही है और हम भी अब समाज में महिला और पुरुष के भांति एक तीसरे जेंडर इक्वल रूप से हम समाज में ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सर्वे में नहीं आए हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके तक की ये सूचनाएं, ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है। जी सर, इनकी शिक्षा के लिए और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा एक मूलभूत ज़रूरत होती है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए कि सबसे पहले तो इस समाज को जागृत करने के लिए इन्हें स्वयं आगे आना होगा। सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में जो अभी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसमें इन समुदाय के लिए स्पष्ट प्रावधान है कि थर्ड जेंडर के जो लोग हैं वो भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपने फॉर्म में ये संशोधन करके ये निर्णय लिया करके कि पुरुष और महिला वर्ग के अलावा थर्ड जेंडर के जो भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, वे दिल्ली बोर्ड में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और उनके लिए ये प्रावधान किए गए कि उन्हें भी उच्च शिक्षा के माध्यम से उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा। एजुकेशन के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम में वो बैठेंगे और जो पिछड़े वर्ग के लोग जो इस समाज के पिछड़े वर्ग में आते हैं, उन जैसी ही सारी शासन के योजनाओं का लाभ ये वर्ग भी प्राप्त कर सकता है। इस टाइप के सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश हैं। जी विद्या जी, आप हिंदी में MA हैं, MSW हैं, मास्टर्स इन सोशल वर्क और PGDCA भी। तो आपको अपनी स्कूली शिक्षा और आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय किन तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आपके समुदाय के बाकी लोग जो हैं वो किन
समस्याओं की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं? जी, मैं उन दिनों की बात बताती हूँ जब मैं प्राइमरी शिक्षा ले रही थी, और कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार से ये पता चल रहा था कि मैं शायद उन लड़कों से और लड़कियों से अलग हूँ। तो मैं एक रहस्य का विषय बनी रही, एक मजाक का विषय बनी रही और हमेशा बनती रही। मेरे अंदर में हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि अगर आज मैं स्कूल जाऊंगी तो पता नहीं शायद मुझे किन अपशब्दों का सामना करना पड़ेगा, या मुझे शायद मेरे साथ मारपीट भी हो सकती है अगर मैं उन अपशब्दों का विरोध करती हूँ तो। पर जैसे ही मैं अपने आप को खुल के व्यवहार करती थी, पर लोगों के कमेंट सुन के, लोगों के नेगेटिव कमेंट सुन के या परिवार का नेगेटिव कमेंट सुन के मुझे वापस में अपने आप को कवर कर लेती थी, ताकि जो मेरी रियलिटी है वो दूसरे लोगों को दिखाई मत दे। और शायद वो स्कूल में भी हुआ मेरे साथ, और उसके बाद आगे की जो मैं पढ़ाई करी, कॉलेज करी और बाकी जो डिग्री और डिप्लोमा लिया, उन दिनों भी यही हादसा मेरे साथ होता रहा। मतलब मैं अपने आप को पूरा एक अपराधी समझती थी कि अगर मेरे अंदर एक फेमिनिन फीलिंग है तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत है। पर मैं अपने आप को कभी रोकी नहीं, मैं सोची कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक शिक्षा ही है जो मुझे एक इक्वलिटी पे ला के रखेगा। और जो लोगों की एक सोच है, लोगों की सोच बनी हुई है जेंडर को लेके, जो जेंडर के रोल हैं जो और उससे कोई बाहर दायरे में दिखता है तो लोगों को गड़बड़ी नज़र आता है। तो फिर आज मैंने कंटिन्यू किया अपना एजुकेशन, और आज मैं खुद जॉब भी करती हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि आज लोग मेरे साथ बैठते हैं तो कोई और थिंकिंग नहीं आता, और मैं अपने लाइफ में खुश भी हूँ। जी अमर जी, इसमें पेरेंट्स की आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और परिवार में जो दूसरे बच्चे होते हैं उनकी तरह इन्हें समान अधिकार मिले, उनके लिए क्या प्रावधान है और आपके क्या सोच है? देखिए, सच बात तो ये है कि ये भी एक मानव की श्रेणी में तो हैं, ये इंसान तो हैं। विद्या जी ने जो अभी बात अपनी पीढ़ा बताई कि ये जब जन्म लेते हैं तब इनको समझने में कम से कम गार्जियन को 10 से 15 साल लग जाते हैं कि ये वास्तव में थर्ड जेंडर में है। और ईमानदारी की बात सच ये है कि इस सच को भी ये छुपाते हैं कि अर्धनारीश्वर शरीर जो ईश्वर ने इन्हें प्रदान किया है वो खुलकर सबके सामने नहीं बोल पाते। जब ये स्कूल में पढ़ाई करते हैं, शिक्षा करते हैं, और जब इनके ऊपर कमेंट्स कसे जाते हैं, ये सच है, ये फैक्ट है कि ऐसे लोग ऐसा करते हैं। और जब इनकी खुद की एक फीलिंग आती है, जब इन्हें एक समाज से बहिष्कृत किया जाता है या परिवार वाले ही इनको घर से निकालने की कोशिश करते हैं, या इनका जो एक समुदाय है जब भी ऐसे बच्चे को या ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं कि ये हमारे समाज में मिल सकता है, जब ये लेने की कोशिश करते हैं, तो हर माता पिता की आत्मा जो है वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे को इस समाज में सम्मिलित किया जाए। सच्चाई को छुपाते छुपाते 12-13 साल बीत जाते हैं, इनकी जो पीड़ा होती है, और जब ये उपेक्षित होकर निकल आते हैं तब इन्हें रहने के लिए न ठिकाना होता है और न ही कोई इनके पास जगह रहती है। ये भटकते रहते हैं, कभी रेलवे स्टेशन, कभी मंदिर के पास, कभी ट्रेनों में, कभी क्या। ये दूसरे की बलाएं तो अपने ऊपर आशीर्वाद देकर ले लेते हैं, ये सच है, लेकिन लोग और समाज इन्हें बला समझकर धिक्कार देते हैं, ये भी अपने आप में सच है। और कानून में ये प्रावधान है कि संविधान में यह प्रावधान है कि इनको भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो एक जनरल सामान्य वर्ग के अधिकार हैं। वो इंसान होने के नाते ये भी इनको भी संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि सबको एक समान रूप से अधिकार देना चाहिए। इसमें जागृति नहीं आई है, इसमें चुनौती नहीं दी गई है, इसके कारण अभी तक इन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाए हैं। और मैं ऐसा कहूँगा तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी विद्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कम्युनिटी के जो और मेंबर्स हैं, उनके जो परिवार हैं, तो उनके परिवारों का उनकी तरफ क्या दृष्टिकोण या रवैया रहता है, और परिवार के बीच में रहकर ही उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? एक बात है कि अगर लड़का है तो वो हैवी वर्क करेगा, और लड़की है तो घर संभालेगी। मतलब ये जो सोसाइटी का और फैमिली का जेंडर के लिए रोल है, और इस रोल को अगर कोई ब्रेक करता है तो फिर उसे गलत समझा जाता है। तो यही अक्सर होता था कि अगर मैं
मुझे लड़कियों जैसे नाखून बढ़ाना पसंद है, मुझे लड़कियों जैसे बाल रखना पसंद है, मैं एक लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो इस बात के लिए फिर परिवार सपोर्ट नहीं करता। और ये ऐसी भी बात रहती है कि कई बार हमें मार भी पड़ती है इस चीज़ के लिए परिवार में और समाज में, हमें और हमारे दोस्तों में भी हमें इंसल्ट फील होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। और कई बार तो बच्चे इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि एक मान के चलिए अगर एक थर्ड जेंडर है तो एक बार वो अपनी लाइफ में सुसाइड ज़रूर अटेम्प्ट करता है अपने जेंडर को लेके, जबकि ये तो बाय नेचर है, गॉड गिफ्टेड है। तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं बनना चाहिए। परिवार को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जैसा भी है पर वो उसे एक्सेप्ट करें और उसे हम बराबर काउंसलिंग करें, हम उसके करियर के बारे में सोचें और वो एक जगह उसे इस्टेब्लिश करें। जैसे कि कुछ समय पहले आपको याद होगा कि लेफ्ट हैंड से जो भी वर्क करना गलत है और पेरेंट्स से कहते थे कि आप राइट हैंड यूज़ करो। पर आज देखा जाए हमारे पूरे विश्व का सबसे जो महानतम बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर जी, वो लेफ्टी हैं और बहुत बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो ये जो सोच बनी हुई है पहले से, जो अवधारणा बनी हुई है, वो अवधारणा को तोड़ना है। और अब जेंडर मायने नहीं रखता, अब मायने रखता है आपका वर्क। अगर आप अच्छा एजुकेशन लेते हैं और आप अच्छा काम करते हैं और अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश के लिए अच्छा काम करते हैं तो वो बेहतर इंसान है। जी बिल्कुल। अमर जी, इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और रोजगार की संभावनाओं के लिए क्या प्रावधान और योजनाएं सामने आ रही हैं? देखिए, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए है वो सारे अधिकार इनको अभी प्राप्त हो गए हैं। और ये जो पहले समाज आया था, समाज के बीच में जो नाच गाने के लिए ये फेमस थे, मशहूर थे, किसी की खुशी में सम्मिलित होकर दक्षिणा लेकर ये चले जाते थे, इनका आशीर्वाद मिल जाने से दूसरे व्यक्ति की तरक्की होती है, ये समाज में एक आम धारणा या माना जाता है। और आर्थिक उत्थान के लिए सारे योजनाओं का लाभ जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से अगर ये चाहें, जो भी एजुकेटेड हैं तो लोन लेकर अपना छोटा सा व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। शासन जो है पिछड़ा वर्ग जैसी सुविधाओं इन लोगों को मिले, इस नियम का पालन करती है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो वो शासन की नौकरियों में भी अप्लाई करके अपना स्थान लेके वो नौकरी ले सकते हैं, कर सकते हैं। आर्थिक उत्थान के लिए ये अपने जो भी एक सामान्य व्यक्ति करता है वो सारे अधिकार इन लोगों को प्राप्त हैं। मूल विचारधारा से, मूल धारा से समाज से जोड़ने के लिए, इन्हें भी आगे आने के लिए और इनका सम्मान करने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब इन जो एक भेदभाव का आज तक एक रेशो बना हुआ है वो कम से कम धीरे धीरे हटते जाएगा और ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और ये भी सम्मानित व्यक्ति की तरह जी जाएंगे। इनमें भी आत्मविश्वास आएगा और बदलाव की आवश्यकता है। जी विद्या जी, आपके समुदाय के लोग अपने रोजगार के लिए और क्या प्रयत्न कर रहे हैं और क्या उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो बाहर काम करने जाते हैं? देखिए, जिस इंसान को ज़िंदगी में कभी सम्मान नहीं मिला, जिस परिवार में, जिस आंगन में हम खेले, हम बड़े हुए, वहाँ ही हमें स्वीकारा नहीं गया, तो फिर मैं सम्मान के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए मैं क्यों सोचूं? और सोचते भी हैं और कई लोग इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो जब कहीं काम मांगने जाते हैं तो उनको काम भी देने के लिए मना करते हैं। आज बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, होटलिंग हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एज अ फ्रंट ऑफिस, एज अ रिसेप्शनिस्ट उन्हें काम में रखा जा सकता है हमारे समाज को, या पुलिस में भी सेवाएं ले सकते हैं। और पर लोग कतराते हैं कि पता नहीं शायद कुछ अलग हो जाएगा। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि हमें प्रॉपरली रिजर्वेशन देना चाहिए। जैसे कि ST SC हैं, OBC हैं और तमाम तरह की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम में मर्ज करने के लिए एक रिजर्वेशन की जो सुविधा है हमारे संविधान में, कहना चाहिए हमारे कानून में या हमारे पॉलिसी मेकर में, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंट्रल के हों, वैसे ही थर्ड जेंडर को एक रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि जो अभी स्थिति है कम्युनिटी के वो एक तरह से कवर हो जाए और लोग एक सम्मानजनक काम करें। और
एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी यहाँ पे वकील जी कि जो मौजूदा कानून है वो जी। हमारे कम्युनिटी तक कहीं ना कहीं एक फायदेमंद नहीं है जी। या इफेक्टिवली फायदेमंद नहीं है। तो जिस तरह से एक कानून में संशोधन होना चाहिए, जिस तरह से महिलाओं के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए जो महिलाओं में जो कानून में संशोधन किया गया है, उसी प्रकार से थर्ड जेंडर के लिए भी संशोधन होना चाहिए ताकि इफेक्टिवली हो थर्ड जेंडर के लिए। जी। अभी अगर मुझे कोई अपशब्द कहता है और मैं जाके थाने में रिपोर्ट करती हूँ तो मानहानि तो आम बात है, वो पहले से ही कानून बना हुआ है। पर जिस प्रकार से आप किसी महिलाओं के साथ अपशब्द कहें या उनका शोषण करें तो उसके लिए स्पेशल लॉ है, तो वैसे ही थर्ड जेंडर के लिए स्पेशल लॉ भी बननी चाहिए। 1950 से देखिए विद्या जी, जब भारतीय संविधान बना तब से लेके थर्ड जनरेटर की बात तो उसमें थी नहीं। आम्बेडकर साहब ने जब भी संविधान लिखा जी जी। और सर्वोच्च न्यायालय ने अभी वर्तमान में जो थर्ड जेंडर को अलग करके आपको अधिकार शिक्षा के दिए, स्वास्थ्य के दिए, आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि वर्तमान में जो दंड प्रक्रिया संहिता और निर्भया हत्याकांड के बाद जो भी परिवर्तन होते रहते हैं वो पुरुष और महिलाओं के लिए होते रहते हैं। थर्ड जेंडर के बारे में कोई भी सोच नहीं है। इनको जेल में रखा जाए तो न्यायाधीश भी ये सोचते रहते हैं कि इनको पुरुषों के साथ भेजा जाए या महिलाओं के साथ भेजा जाए। ये आपकी बात से सहमत हूँ, कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए। लेकिन थर्ड जनरेटर की जो अभी वर्तमान में परिभाषा आई या एक पहचान आई, पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश 15 अप्रैल को आपने बताया कि अभी लागू हो गए हैं, तो धीरे धीरे अमेंडमेंट तो होंगे, निश्चित तौर पे अमेंडमेंट होंगे। यहाँ पे एक जो बदलाव की ज़रूरत है, एक डिमांड की ज़रूरत है। आप जो एनजीओ के माध्यम से कम स्टेट लेवल पर ही एक प्रतिनिधि मंडल जाकर अगर विधि मंत्री भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन साहब हैं, उनके समक्ष एक नए कानून के लिए कम से कम स्टेट लेवल पे ही कानून में अगर सुविधाएं मांगे तो मैं समझता हूं कि विधानसभा से नया एक प्रस्ताव पारित करके एक आप लोगों के लिए नया कानून बनाया जा सकता है। जेल में आपके लिए एक पृथक सुविधाएं रखी जा सकती है। यदि कोई अपराध की लाइन पे जा रहा है, यदि सुधार गृह में रखे जाते हैं, और जो उपेक्षित जो परिवार हैं, जो इन परिवारों से आप लोग प्रताड़ित होकर आपके परिवार ही आपको प्रताड़ित करते हैं, जैसे घरेलू हिंसा के मामले महिलाओं के लिए हैं, वैसे आप लोगों के लिए बन के आपके परिवार वालों को भी बंधन किया जाए कि आपको भी सम्मान और पूरे उन अधिकार के साथ जीने के लिए पूरी देखभाल परिजन भी करें, और नहीं करते हैं तो उन्हें भी दंडित किया जाए करके ऐसा प्रावधान बनना चाहिए। लेकिन आपकी ओर से भी प्रतिनिधि मंडल इस ओर पहल करे तो ज़्यादा बेहतर है। जी, मैं बताना चाहूँगी कि समाज कल्याण विभाग ने एक प्रपोजल इस कानून बनाने के विषय पे तैयार कर रहा है प्रपोजल, और शायद बहुत जल्दी अभी हम इस चीज़ को लेके आगे पहुँचेंगे। और शायद अब तक हमारे छत्तीसगढ़ शासन का हमारे लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस है। तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जहाँ पे थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड बना। तो उसी तरह हमें आगे भी पूरा भरोसा है कि अब जब हम कानून की बात कर रहे हैं तो हमारा वो पहला स्टेट होगा जहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए एक लॉ भी तैयार होगा। जी, रायगढ़ में देखिए आप लोगों के लिए एक नई कॉलोनी का भी एक प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट में पास हुआ है कि किन्नर समाज के लिए एक पृथक से कॉलोनी का निर्माण रायगढ़ में किया जाए। किन्नर समाज के लिए आपने बताया कि एक बोर्ड गठन हुआ है। निश्चित तौर पे प्रक्रियाओं में वक्त तो लगता है, लेकिन आने वाले समय में आपके समाज के लिए, आपके उत्थान के लिए, आप लोगों के सुविधाओं के लिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ शासन जो है कारागर कदम उठाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी विद्या जी, आपकी परिवार से, समाज से और सरकार से अभी कुछ और जो एक्सपेक्टेशन है या संदेश है, वो आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं परिवार को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके यहाँ भी ऐसा कोई बच्चा हो जिनका व्यवहार लड़कियों जैसा है या बातचीत लड़कियों जैसा है या सोच विचार लड़कियों जैसा है या वो लड़कियों के साथ में कंफर्टेबल है, आप उसे वैसे ही पालें, आप उसके साथ वैसे ही पॉजिटिव रिस्पांस दें, सपोर्ट दें, क्योंकि हर बच्चे को, हर इंसान को सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। अगर वो दोनों चीज़ें मिलें तो वो बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है और अपने परिवार के लिए काम आ सकता है। दूसरा, मैं समाज से ये उम्मीद करती हूँ कि आप पहले से ही जो पूर्वाग्रह मत बना लें कि थर्ड जेंडर है तो ये अच्छे नहीं होते या काम नहीं कर सकते। वो सभी काम कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम वो स्पेशल जेंडर से हैं जहाँ पे हमारे अंदर मेल के भी गुण हैं और फीमेल के भी गुण हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं,
और इसके लिए हम खुद को लकी भी मानते हैं। तो समाज ये हमें सम्मान दे तो हम भी समाज को सम्मान देते आ रहे हैं और अब तक हमारे पूर्वज दुआ भी देते आ रहे हैं। और जहाँ तक सरकार की बातें हैं तो मैं यही कहूँगी सरकार को कि जितनी भी शासन से जो ऑर्डर डिपार्टमेंट को गए हुए हैं वो जितने जल्दी हमारे लिए इम्प्लीमेंट हो और उन पे वो थोड़ा मॉनिटरिंग करें तो हमारे कम्युनिटी को उसके लिए लाभदायक होगा। जी अमर जी, आप समाज को अपने दृष्टिकोण में क्या बदलाव लाने का संदेश देना चाहेंगे? हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा कि हम जो थर्ड जेंडर के बारे में एक धारणा बना के बैठे हैं वो पूर्णतः गलत है। आज हर व्यक्ति को, भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को जीने का सम्मान अधिकार प्राप्त है। ये भी हमारे परिवार के अंग हैं। वास्तव में हम लोग जो इनकी इज्जत मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी करते हैं उसके लिए दोषी ये नहीं हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। समाज को सोच बदलने की ज़रूरत है। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इनको यदि समाज सामने लाकर और इनका भी वैसे ही जैसे अन्य व्यक्ति, अन्य महिला, अन्य पुरुष का सम्मान करता है, इनका भी यदि सम्मान करे तो निश्चित तौर पे ये भी वो वर्क करके बताएंगे जो सामान्य से भी अच्छा होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं चाहूँगा करके कि कानून इनके लिए जल्द बने ताकि जो भी कानून का उल्लंघन करें और इन समाज की उपेक्षा करें उन्हें दंडित किया जा सके। जी दर्शकों, हमें समाज को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि अगर सिर्फ कोर्ट के निर्देश या सरकार की योजनाएं जो कागज़ पे हैं, हमारी सोच के बदलाव के बिना सिर्फ कागजी बातें ही रह जाएंगी। हम सबको सहयोग देना होगा इन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए, क्योंकि मानव अधिकार हर मानव का अधिकार है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।